नमस्कार दोस्तों, मैं विधुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। लगातार आप लोगों के प्रेम से उत्साह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरीके से वीडियोस को देखिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था योजना आयोग के बारे में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके थोड़ा सा आगे, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने योजना आयोग के बारे में डिस्कशन किया। जितनी योजनाएं हमारे यहाँ पर आई, पंचवर्षीय योजनाएं आई, क्यों गैप हुआ, क्या समस्याएं आई, सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया था। इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग क्या है, योजना आयोग को हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और नीति आयोग को ले आने की आवश्यकता क्यों पड़ी, योजना आयोग के हटाने से लेकर के नीति आयोग के लाने तक में क्या फ़ायदा हुआ, क्या हमारी व्यवस्थाओं में सुधार आया, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन किया जाएगा आज के इस सेशन में। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो सबसे पहले तो बात आती है कि नीति आयोग फुल फॉर्म। तो देखिएगा एन यहां पर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेशनल, आई यानी इंस्टीट्यूशन, फॉर, टी यानी ट्रांसफॉर्मिंग, आई यानी इंडिया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पूरा का पूरा जो इसका सार है, जो सारांश है यहाँ पर, या जो समराइज अगर हम लोग शब्द यूज कर लें तो पूरी की पूरी समरी इसके नाम में ही छिपी हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूशन यानी राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान, कि एक ऐसा संस्थान जो एक नेशनल लेवल का संस्थान है। किस लिए? तो फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि पॉजिटिव वे में इंडिया को बदल देने के लिए, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो संस्थान है उसी को नाम दिया गया नीति आयोग। स्थापना की बात किया जाए तो 1 जनवरी 2015। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी सत्ता में आती है, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो सत्ता में आती है। और उसके बाद जो पहला साल का पहला दिन आता है, यानी कि 2015 का जो पहला दिन आता है, उसी दिन नीति आयोग की स्थापना हुई, यानी 1 जनवरी 2015। तीसरी चीज दिमाग में रखिएगा, हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर योजना आयोग का भी कहाँ था? न्यू दिल्ली में ही था। और नीति आयोग का भी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में ही है। बस डिफरेंस क्या आया है कि योजना आयोग जब काम करता था तो उस पूरे के पूरे बिल्डिंग को हम लोग नाम देते थे योजना भवन का, और अब जब से नीति आयोग काम करना शुरू किया तब से इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को हम नाम क्या देते हैं? नीति भवन का। अंतर बस इतना ही आया है, मुख्यालय में कोई अंतर नहीं आएगा। मुख्यालय नई दिल्ली पहले भी था, मुख्यालय नई दिल्ली आज भी है। फिर से बोल रहा हूँ, नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑन 1 जनवरी 2015, हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। दूसरी चीज कि इसको एक उपाधि भी दी गई, ये भी याद रखिएगा, थिंक टैंक, यानी कि ये विचारों का टैंक है कि इंडियन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होगी, इंडिया ग्रोथ किस तरीके से करेगा, इन सब चीज़ों पर पूरा का पूरा जो विचार है वो लिया जाएगा किससे? नीति आयोग से। तो नीति आयोग इज आल्सो कॉल्ड थिंक टैंक ऑफ इंडिया, कि इंडिया का थिंक टैंक कहा जाता है किसको? तो नीति आयोग को। तो ये तो हो गई नीति आयोग के बेसिक इन्फो के बारे में चर्चा। अब आते हैं, बात करते हैं नीति आयोग के स्ट्रक्चर की, कि नीति आयोग में कौन कौन से लोग शामिल हैं, नीति आयोग किन किन लोगों से मिलकर के बना है, ये सारी चीजें यहाँ पर चलते हैं। पहली बात आती है क्या? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए, या हिंदी में अगर लिख दें इसको, तो संरचना, कि नीति आयोग की संरचना की बात किया जाए तो सर्वे सर्वा हुआ करता था योजना आयोग में कौन? प्रधानमंत्री। यहां पे भी जो एक पद निकल कर के आया, चेयरमैन या अध्यक्ष बोला जाए, यहां पे भी कौन होगा? तो प्राइम मिनिस्टर खुद होंगे। यानी वर्तमान समय में अगर बात किया जाए तो मिस्टर नरेंद्र मोदी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो प्राइम मिनिस्टर होंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी। योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता था? नरेंद्र मोदी। दूसरा जो नाम निकल करके आया वो निकल करके आया वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष।
तो उपाध्यक्ष शब्द जब यूज किया जाएगा तो सीधे कह दिया गया कि अ पर्सन इज अपॉइंटेड आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या एक ऐसा व्यक्ति जिसका किसके सलाह पर किसके सलाह पर उसकी बात हो रही है, तो वो है आपके पीएम यानी नीति आयोग के अध्यक्ष। कौन थे, तो यहाँ पर दो लोगों ने काम किया है, दोनों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो पहला नाम जो आपके सामने आता है वो आता है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया ये कब थे, तो ये फर्स्ट थे, यानी कि जब नीति आयोग की स्थापना हुई तो पहली बार किसको उपाध्यक्ष चुना गया, अरविंद पनगड़िया। लेकिन वर्तमान में अगर बात किया जाए कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आपके राजीव कुमार जी हैं जो प्रेजेंट हैं, कह सकते हो आपकी वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो मिस्टर राजीव कुमार हैं। दोनों लोगों के बारे में पढ़िएगा, बड़ा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है इन लोगों का कि इंटरनेशनल लेवल पर एडीबी में, वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में, इन सारी जगहों पे दोनों लोगों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि ये दोनों लोग इंटरनेशनल लेवल पर काम कर चुके हैं और ऐसे लोगों की भारत में बड़ी कमी है और ऐसे लोगों को छांट करके नरेंद्र मोदी ने उपाध्यक्ष बनाया। तो ये आर्थिक विकास को और आगे ले जाएंगे, इस पर चर्चा होगी। तीसरा एक और पद जुड़ा, सीईओ। ये पद आपने ज़्यादातर जुड़ा देखा होगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कि मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद जो एक पद आता है सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ज़्यादातर कंपनियों में इस तरीके के नाम आपने सुने होंगे। नीति आयोग में ये भी एक चेंजिंग थी कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो निजी क्षेत्र की भागीदारी ली जाएगी। यही रीज़न था कि एक ऐसा पद जो योजना आयोग में कहीं नामो निशान नहीं था, नीति आयोग में इस पद को जोड़ा गया, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यहाँ पर भी अब तक दो लोग काम कर चुके हैं, दो नाम आते हैं यहाँ पर भी। एक नाम आता है सिंधु श्री खुल्लर और दूसरा नाम आता है अमिताभ कांत। ये दो नाम निकल करके आते हैं। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन होगी कि फर्स्ट यानी कि जब नीति आयोग बना था तो उस समय किसको सीईओ बनाया गया, तो सिंधु श्री खुल्लर को बनाया गया। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाएगा कि हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ नीति, तो आप सीधे कहोगे मिस्टर अमिताभ कांत। ये मेन नाम जो निकल करके आ गए, नरेंद्र मोदी, राजीव कुमार और अमिताभ कांत। ये तो पूरा का पूरा बेस है आपके नीति आयोग के। उसके बाद दूसरा जो नाम निकल करके आया वो था आपका गवर्निंग काउंसिल, कि एक गवर्निंग काउंसिल भी होगी, एक परिषद भी बनाई जाएगी जो नीति आयोग के तमाम बैठकों में नीति आयोग को सलाह देने का काम करेगी या नीति आयोग को सुझाव देने का काम करेगी। वो गवर्निंग काउंसिल में कौन होंगे, तो यहाँ पे आप कहोगे सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी कि जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटर हैं या एलजी हैं, तो उन लोगों को भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा। यानी कि जहाँ पर एलजी होंगे वहाँ पर एलजी, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, प्रशासक होंगे वहाँ से प्रशासक। यानी सीधे आप कह सकते हो कि गवर्निंग काउंसिल में हर राज्य से एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर रहेगा, यानी हर राज्य से एक प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति जरूर होगा। अगर वहाँ पर मुख्यमंत्री मुखिया है तो मुख्यमंत्री होगा, वहाँ पर एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर मुखिया है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल होगा, यानी वहाँ पर अगर प्रशासक होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो एडमिनिस्ट्रेटर होगा। यानी कि हर राज्य से गवर्निंग काउंसिल में एक आदमी जरूर वहाँ पर होगा। दूसरी नाम आता है वो है आपका पार्ट टाइम मेंबर्स, सॉरी यहाँ पर फुल टाइम पहले बता देता हूँ, फुल टाइम मेंबर्स यानी पूर्णकालिक सदस्य। तो पूर्णकालिक सदस्य में तीन नाम निकल करके आते हैं। एक नाम निकल करके आता है आपका वीके सारस्वत, दूसरा नाम निकल करके आता है वीके पॉल और तीसरा नाम निकल करके आता है रमेश चंद्र। इन लोगों के बारे में भी जब आप पढ़ोगे तो सब अपने अपने फील्ड के महारथी हैं। रमेश चंद्रा जी एग्रीकल्चर से आते हैं और तमाम इस तरीके से, मतलब सब अपने अपने लेवल का महारथी है कि जो नीति आयोग को आगे ले जाने के लिए, देश के आर्थिक विकास को आगे ले जाने के लिए परफेक्ट पर्सन इंडिया से अडॉप्ट किया गया है या अपॉइंट किया गया है इस जगह पर। तो तीन फुल टाइम मेंबर होंगे। दिमाग में रखिएगा कि अधिकतम कितने हो सकते हैं, कि फुल टाइम मेंबर्स में जो नीति आयोग में चर्चा की गई तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम हो सकते हैं आपके 4। फिलहाल में रखे गए हैं कितने, तो 3। दूसरी चीज कि क्या इनको वेतन दिया जाएगा,
क्या इनको कुछ फायदा पहुंचाया जाएगा या कुछ भी, तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि इन सबका जो दर्जा है वो राज्य मंत्री के बराबर है, यानी कि इनका जो लेवल होगा वो स्टेट मिनिस्टर के इक्वलेंट होगा, यानी उनको वो प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया जाएगा जो एक स्टेट मिनिस्टर को इंडिया में दिया जाता है। तो ये लोग सलाह देंगे, यानी इतने लोग हो गए। फिर उसके बाद एक नाम आता है पार्ट टाइम मेंबर्स, जिसको हम बोल सकते हैं अंशकालिक सदस्य बोल सकते हैं, पदेन सदस्य बोल सकते हैं, कि जो कुछ समय के लिए होंगे, बदले भी जा सकते हैं या सरकारों के बदलने पर इनका चेहरा भी बदल सकता है। तो उसमें अगर बात किया जाए तो पिलर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कैबिनेट के जो लोग हैं, यानी कि मंत्रिमंडल के जो मुख्य लोग हैं, मंत्रिमंडल के मुख्य लोग हैं जिनका अर्थव्यवस्था पर, जिनका देश के राजनीतिक डेवलपमेंट पे, आर्थिक डेवलपमेंट पे, सामाजिक डेवलपमेंट पे पूरी पूरी जबरदस्त पकड़ है, ऐसे लोगों को वहां पे रखा गया। मैं नाम लिख देता हूं। पहला नाम आता है आपका मिस्टर राजनाथ सिंह। कौन से मिनिस्टर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा नाम निकल करके आता है अमित शाह। इनके बारे में भी आप कमेंट में लिखिएगा कि अमित शाह वर्तमान में कौन से मंत्री हैं, इतना तैयारी आपकी होनी चाहिए। तीसरा नाम निकल करके आता है निर्मला सीतारमण। और लास्ट निकल करके आता है नरेंद्र तोमर। ये 4 नाम निकल करके आते हैं पार्ट टाइम मेंबर्स में। फिर से याद दिला दे रहा हूं, इस स्ट्रक्चर में चेयरमैन होंगे पीएम, जो वर्तमान में मिस्टर नरेंद्र मोदी। दूसरा नाम आया वाइस चेयरमैन, पहले अरविंद पनगड़िया थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये आपके सिंधु श्री खुल्लर थी पहली, वर्तमान में अमिताभ कांत हैं। पार्ट गवर्निंग काउंसिल में सारे स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव। कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो जहां सीएम होंगे सीएम, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वहां से एडमिनिस्ट्रेटर। सब ये जो है वो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी बात रखेंगे। फुल टाइम मेंबर्स में वीके सारस्वत, वीके पाल और रमेश चंद्रा, ये 3 लोग। और पार्ट टाइम मेंबर्स में राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र तोमर। ये पूरे के पूरे नाम हैं जो नीति आयोग के भीतर वर्तमान में काम कर रहे हैं। एक शब्द और यूज किया गया, स्पेशल इनवाइटीज। स्पेशल इनवाइटीज कहने का मतलब विशेष आमंत्रित सदस्य, कि विशेष आमंत्रित सदस्य, तो ऐसे सदस्यों का भी यहाँ पे नाम लिया गया कि विशेष आमंत्रित सदस्य भी होंगे जिनको नीति आयोग अपनी सहायता के लिए आमंत्रण दे सकता है। नीति आयोग सलाह लेने के लिए, सुझाव लेने के लिए आमंत्रण दे सकता है। ऐसे लोगों को नाम दिया गया स्पेशल इनवाइटी, विशेष आमंत्रित सदस्य। अब पहली चीज कि प्लानिंग कमीशन को क्या बिना किसी संसदीय नियम कानून के हटा दिया गया? क्या प्लानिंग कमीशन को किसी अमेंडमेंट के तहत हटाया गया और नीति आयोग लाया गया? तो इन चीजों पे अगर चर्चा आप करोगे तो आप देखोगे कि प्लानिंग कमीशन, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने एक लाइन बोली थी कि प्लानिंग कमीशन वाज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि गैर संवैधानिक निकाय है, उसका संविधान में कहीं जिक्र ही नहीं है, कहीं चर्चा ही नहीं है। तो जब संविधान में वो है ही नहीं तो कभी भी हटाया जा सकता है। एक प्रधानमंत्री ने प्लानिंग कमीशन को इंट्रोड्यूस किया था, दूसरे प्रधानमंत्री ने उसी अधिकार के तहत प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग ला दिया। एक चर्चा तो यहाँ खत्म हो गई कि किसी तरीके के कोई संवैधानिक, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग में आने के लिए। दूसरी चीज कि प्लानिंग कमीशन का पहला अध्यक्ष, ये सबने रट लिया होगा कि पहला प्रधानमंत्री जो था मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, वही पहले अध्यक्ष भी थे। लेकिन अगर अंतिम की बात किया जाए कि अंतिम कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे कि मिस्टर नरेंद्र मोदी थे, तो अगर इस पर तुम चर्चा करोगे तो हमारे यहाँ एक लाइन कहेगी कि जो व्यक्ति जिस वक्त, जिस समय पर शपथ लेता है प्रधानमंत्री पद की, उसी क्षण, उसी समय, उसी सेकंड वो हो जाता है क्या? योजना आयोग का अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री ने शपथ ली 26 मई 2014 को, यानी उसी समय वो योजना आयोग के अध्यक्ष बन गए। योजना आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद ही उन्होंने नीति आयोग लाया होगा। इसका मतलब कि नीति आयोग का पहला अध्यक्ष भी माना जाएगा मिस्टर नरेंद्र मोदी को, और योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष भी माना जाएगा किसको? तो मिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बेटा देखो, एक चीज सीधा सा कॉन्सेप्ट आप बैठा लो कि अब उन चीजों से प्रश्न नहीं आ रहे हैं जो आप जानते हो, हिडन पॉइंट्स पे अटैक हो रहा है। हम लोग जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं बिना या अच्छी खासी तैयारी या एवरेज प्रिपरेशन के बाद जब आप बैठते हो तो आप ये चीज़ देखते होगे, पेपर से निकलते, एग्जामिनेशन से निकलते समय एक चर्चा होती है कि कहाँ से बनाते हैं सब पेपर यहीं से बनाते हैं। हमारी नज़र जिन चीज़ों पे नहीं पड़ती है, पेपर सेटर की नज़र वहीं पड़ती है। तो एक बार अपना माइंडसेट और पेपर सेटर का माइंडसेट आपने जिस दिन सेट कर लिया,
सिलेक्शन आपका फिक्स हो जाएगा उसी दिन। तो कहाँ पेपर सेटर क्या पूछ सकता है, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, जब भी आप वीडियोस देखो, तो आप ऑथेंटिक वीडियोस को ही क्लिक करो। कितने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, कितने लोग हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है ऑथेंटिक नॉलेज से, कि कहाँ से ऑथेंटिक नॉलेज निकल करके आ रही है, या उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है जहाँ से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल करके आ रही हैं। आप कंपेयर करो वीडियोस को, आप किसी के फॉलोअर डायरेक्ट मत बनो, जहाँ से आपको फ़ायदा मिल रहा है, जहाँ से चीज़ें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी मिल रही हैं, वहाँ से आप अच्छे तरीके से काम करना शुरू करो। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि प्लानिंग कमीशन वॉज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, झटके से हटा दिया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरी चीज़, नरेंद्र मोदी वॉज द लास्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग एंड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति। ये दोनों पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा। तो ये तो आपका नीति आयोग का स्ट्रक्चर हो गया। अब कभी कभी पूछ सकता है कितने मेंबर्स हैं वर्किंग, तो आप ध्यान दो, 1 2 3, इनके बारे में चर्चा, फिर 3 6, फिर उसके बाद ये 4 10, यानी कि टोटल जो है 10 तो मेन है कि 10 की उपस्थिति रहनी ही पड़ेगी। इनके बारे में मैं कह सकता हूं कि ये नहीं भी रहेंगे चलेंगे, लेकिन मेन अगर बात किया जाए तो 1 2 3 और ये 3, इन 6 के बिना तो नीति आयोग की कोई भी मीटिंग हो ही नहीं सकती। तो ये 6 सदस्य जो हैं वो हमेशा रहेंगे, ये बदलते रहेंगे, सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये बदलते रहेंगे, ये बदलते रहेंगे, लेकिन ये जो हैं ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि फिक्स हो गए हैं कि इनको तो रहना ही रहना है जब तक इनकी इच्छा होगी। तो ये चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा। अब आते हैं, बात करते हैं नीति आयोग के कार्य के ऊपर कि नीति आयोग का फंक्शन क्या है, नीति आयोग काम किस तरीके से करता है। तो जब नीति आयोग के कार्य पर आप बात करोगे कि फंक्शन क्या है, तो पहली चीज तो आप दिमाग में रख लो कि कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन की जगह पर इसको लाया गया है, तो प्लानिंग कमीशन से बेहतरी के लिए ही लाया होगा। अगर इसको उसी तरीके से काम करना था जिस तरीके से प्लानिंग कमीशन था, तो फिर इसको लाने की आवश्यकता ही क्या थी। इसको लाया गया, इसका मतलब कि इससे उम्मीद ज्यादा की है, प्लानिंग कमीशन से बेहतर उम्मीद के साथ ही लाया गया होगा। तो इसलिए यहां पर हम बात करते हैं कार्य की, कि कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो अगर आप फंक्शन पे बात करोगे तो फंक्शन पे दिमाग में रख लीजिए कि किस तरीके से बात करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिमाग में रख लीजिए कि यहाँ पर भी वही काम होगा जो नीति बनाने का काम उनका था, कि नीति ये भी बनाएंगे, नीति योजना आयोग भी बना रहा था। लेकिन जो सबसे पहला जो डिफरेंस निकल कर के आया वो यही निकल कर के आया कि ये क्या करेगा, तो ये करेगा नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी, यानी कि इसकी स्पीड जो है, इसकी गति जो है वो प्लानिंग कमीशन की तुलना में ज़्यादा होगी। पहला तो कार्य इसका यही है कि नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी लाएगा, यानी कि पॉलिसी मेकिंग जो है इसकी स्पीड जो होगी अच्छी होगी, फास्ट स्पीड से काम करेगा। दूसरी चीज़ अगर बात किया जाए कि इसका दूसरा फंक्शन क्या है, तो दूसरा फंक्शन है इसका केंद्र और राज्य के संबंध में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन ले आने की चर्चा होगी। तीसरा नाम आया थिंक टैंक के रूप में, यानी ये काम एक और करेगा थिंक टैंक के रूप में। तीसरा क्या नाम है, तो अगला नाम इसका है क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा। ये मैं उन्हीं पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं जो योजना आयोग से थोड़ा सा अलग है, यानी कि वो चीज नहीं लिख रहा हूं जो योजना आयोग में भी थी और नीति आयोग में। योजना आयोग से बेहतर इसमें क्या है, या इस तरीके की क्या काम ये कर रहा है कि जो ज्यादा है, तो उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज कि नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी लाएगा, यानी कि इसकी पॉलिसी मेकिंग स्पीड जो होगी वो कंपेयर देन प्लानिंग कमीशन ज्यादा होगी, यानी प्लानिंग कमीशन से बेहतर काम करेगा। दूसरा, केंद्र राज्य के संबंध में समन्वय स्थापित करना। तो मैंने एक नाम दिया गवर्निंग काउंसिल। आपने देखा कि गवर्निंग काउंसिल के भीतर में सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स, डिप्टी एलजीज ऑफ ऑल स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल स्टेट्स। तो ये क्यों रखे गए हैं, क्योंकि उससे स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन, रिलेशनशिप में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। तो ये काम भी आपका नीति आयोग का। थिंक टैंक, इसकी चर्चा पहले भी हो गई है कि जितने भी लोग यहाँ चुन करके रखे गए हैं वो सब अपने अपने फील्ड के महारथी हैं। तो ये थिंक टैंक है, यानी विचारों का समूह। जब उनको टैंक के फॉर्मेट में वो बौछार करेंगे सरकार के ऊपर, तो सरकार नीतियाँ इंक्रीज करेगी, तो थिंक टैंक के रूप में। क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना, ये बड़ा
स्पेशल पॉइंट है कि क्षेत्रीय नीति यानी कि जब हम लोग रीजनल पॉलिसीज पे बात करते हैं तो जब आप देखोगे योजना आयोग, तो योजना आयोग में क्या था कि प्लानिंग कमीशन भी सेंट्रल बॉडी और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी सेंट्रल बॉडी, स्टेट्स का रोल बड़ा कम था। यहाँ पे नुकसान क्या होता था कि जैसे मैंने एक प्लान के बारे में डिस्कशन किया कि 75% लिटरेसी रेट होनी चाहिए, कि एक योजना बनाई गई हमारे यहाँ पर, उस योजना का टारगेट क्या रखा गया कि हमारी साक्षरता 75% होनी चाहिए। 75% एक नीड हो सकती है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार की लिटरेसी रेट कम है, लेकिन अगर वो केंद्र से चली हुई नीति है, वो केरल क्या अडॉप्ट करना पसंद करेगा? तो केरल 95% के ऊपर जा रहा है, वो क्या घटा करके 75 आना पसंद करेगा? तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए क्या कहा गया कि गवर्निंग काउंसिल के लोग अपनी राय रखें कि लिटरेसी रेट तुमको कितनी चाहिए और तुमको कितनी चाहिए, यानी रीजनल पॉलिसीज पे काम करेंगे। तुम्हारे यहाँ पेयजल की दिक्कत है, जैसे अब बिहार की बात किया जाए तो बिहार में साक्षरता की आवश्यकता है, केरल में साक्षरता की आवश्यकता नहीं। तो केरल ने कहा कि सर हमको डिजिटलाइजेशन चाहिए, हमको डिजिटलाइजेशन पे काम करना है, बिहार को पहले साक्षर बनाइए तब डिजिटलाइजेशन पे जाइए। पहले क्या था कि डिजिटलाइजेशन जब चला तो सबके लिए चला, लिटरेसी रेट जब बढ़ाने की बात हुई तो सबके लिए, पॉपुलेशन घटाने की बात हुई तो सबके लिए। पॉपुलेशन भी सब जगह नहीं घट सकती, कहीं की कम है कहीं की ज़्यादा है, कहीं कम घटानी होगी कहीं पे ज़्यादा घटानी होगी। तो इसका मतलब है कि रीजनल पॉलिसीज से पूरा का पूरा जो क्षेत्रीय विषमता थी, जो डिफरेंसेस आ रहे थे, रीजनल डिफरेंसेस आ रहे थे, वो डिफरेंसेस कम होंगे। तो ये भी एक फंक्शन था। एक चीज़ फिर से मैं याद दिला रहा हूँ कि आप दिमाग में रख लीजिएगा कि वित्तीय आवंटन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नीति आयोग के हाथ में नहीं है। नीति आयोग केवल क्या है, तो वो केवल एक रिकमेंडेड बॉडी, रिकमेंडेशंस गिवन बॉडी है, कि वो केवल और केवल सलाहकारी परिषद है। उसका काम केवल सलाह देना है, केंद्र कहाँ से पैसा लाएगा, कैसे उस पैसे को लगाएगा, राज्यों को कैसे देगा, राज्य कितना सहयोग करेंगे, उसकी जिम्मेदारी जो है वो, मतलब रुपए पैसे की जिम्मेदारी जो है वो नीति आयोग की नहीं है। तो अगर कभी भी पूछा जाएगा कि क्या नीति आयोग वित्तीय आवंटन की भी जिम्मेदारी लेता है, तो ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लेना कि नीति आयोग वित्तीय आवंटन की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। वित्तीय आवंटन की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीति आयोग की नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वित्तीय आवंटन की कोई भी जिम्मेदारी नीति आयोग नहीं लेता। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि पेपर सेटर वहीं अटैक करता है जहाँ आपकी तैयारी कमज़ोर पड़ती है। तो ये सारे काम हैं किसके? नीति आयोग के, लेकिन वित्तीय आवंटन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नीति आयोग की नहीं है। तो ये तो हो गया कार्य नीति आयोग का। आगे चलता हूँ, बात करता हूँ कि किस तरीके से नीति आयोग जो है वो योजना आयोग से अलग है। यानी एक तरफ अगर हम लिख दें प्लानिंग कमीशन, एक तरफ हम लिख दें प्लानिंग कमीशन और दूसरी तरफ हम लिख दें नीति आयोग, क्या अंतर हो सकते हैं? तो नॉर्मल अंतर तो बात बात में आपको पता चला गया होगा। मेजर पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहला अंतर कि प्लानिंग कमीशन जो था वो रूसी मॉडल पर आधारित था। यानी कि प्लानिंग कमीशन को अडॉप्ट करने के लिए जो पूरा का पूरा जो लिया गया था, कॉन्सेप्ट जो लिया गया था, वो सोवियत संघ रूस से लिया गया था। लेकिन जब हम बात करते हैं नीति आयोग की, तो ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है। यानी पूरे के पूरे तरीके से ये डिपेंड है किस पर? भारतीय मॉडल पर। यानी इसके अंदर जितने भी दिमाग लगे हुए हैं, थिंक टैंक के अंदर जितनी भी बुद्धि लगी हुई है, जितनी भी टेक्नोलॉजी लगी हुई है, वो सब की सब भारतीय विद्वानों की है। सारा का सारा जो मॉडल है वो भारतीय मॉडल पर ही आधारित है। यहाँ पर अगर बात किया जाए दूसरी लाइन, तो दूसरी लाइन लिखा गया कि यहाँ पर केंद्रीय हस्तक्षेप ज़्यादा है। इसके बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि सेंट्रल जो है वो पॉलिसीज मेकर भी था, सेंटर ही जो है वो आवंटित भी करता था, सेंटर ही जो है वो अप्रूव भी करता था। यानी सारी चीज़ें सेंटर के हाथ में थी, यानी कि सेंटर के हिसाब से ही चीज़ें वहाँ पर बनती थी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि केंद्रीय हस्तक्षेप तो होगा ही होगा, लेकिन क्षेत्रीय हस्तक्षेप भी होगा। यानी यहाँ पर दोनों का बात माना जाएगा, दोनों की राय जानी जाएगी, दोनों की राय जान करके एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा, तभी उस प्लान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अगली बात किया जाए तो यहाँ पर कहा गया अनुमोदन जो है, यानी कि अप्रूवल जो है वो कौन करेगा? तो यहाँ पर कहा गया कि अप्रूवल डन होगा एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा।
यहाँ पर जो भी अनुमोदन होगा वो सारा का सारा कौन करेगा, एनडीसी करेगा। यानी कि तो प्लानिंग कमीशन तब तक कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने एक लाइन बोली थी कि प्लानिंग कमीशन वाज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बट एनडीसी इज लीगल। तो जब तक लीगली सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक एनडीसी, यानी कि जब तक एनडीसी अप्रूव नहीं करेगी तो प्लानिंग कमीशन कैपेबल नहीं है कि वो प्लान को इम्प्लीमेंट कर दे या प्लान को अप्रूव कर दे। अप्रूवल उसको लेना ही पड़ेगा, किससे, एनडीसी से। यहाँ पे क्या कहा गया कि यहाँ पर अनुमोदन कौन करेगा, तो यहाँ पर कहा गया कि अनुमोदन स्वयं नीति द्वारा, यानी कि नीति आयोग के पास खुद इतनी क्षमता है कि वो पूरा का पूरा अनुमोदन खुद करेगी। अगली चीज कही गई यहाँ पर क्या, कि सरकार की भूमिका ज्यादा है। ज्यादा क्या, हम कहते हैं कि 100% पूरा का पूरा प्लानिंग कमीशन के अंदर जितने भी प्लान इंप्लीमेंट होते थे वो सारे के सारे प्लान अंडरटेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट होते थे। स्टेट का काम होता था तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लीड करती थी, सेंटर का काम होता था तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लीड करती थी। लेकिन यहाँ पर क्या था कि सरकारी तो थे ही, यानी कि सरकार का तो था ही था, लेकिन निजी क्षेत्र की भी सहायता ली गई। यानी कि यहाँ पर PPP प्रोजेक्ट भी लाया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी कि जहाँ पर गवर्नमेंट कैपेबल नहीं है वहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ये काम हमसे ना हो पाएगा, तुम कराओ। जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हो, कौन करा रहा है, तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करा रहा है। आप जितने भी हाईवेज इस समय देख रहे हैं वो कौन बनवा रहा है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं। आप जितने भी, वो सारे अधीन है। जैसे अब सड़क बन रही है तो सड़क मंत्रालय के अधीन है, परिवहन मंत्रालय के अधीन है, लेकिन काम कौन करा रहा है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। आप रेलवे का डेवलपमेंट जब देख रहे हो कि रेलवे स्टेशन जो हैं वो फिर से सज रहे हैं, तो कौन सजा रहा है, तो वही प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अभी आपने नई ट्रेनों के बारे में, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि निजी क्षेत्र को की भी सहायता ले जाने की बात की गई कि निजी क्षेत्र भी जो है वो सहायता करेंगे। आगे चलते हैं, जब यहाँ की बात करते हैं तो एक लाइन और निकल करके आती है कि जितनी भी योजनाएं यहाँ बनती थी वो सारी की सारी योजनाएं केंद्रीकृत होती थी, यानी कि सेंट्रलाइज होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि केंद्रीय के साथ साथ क्षेत्रीय योजनाओं पर भी जोर दिया गया, यानी कि रीजनल प्लान्स भी लाए गए कि किस राज्य के लिए, किस जिले के लिए कौन सा स्पेशल है। अब जैसे सफाई अभियान अगर हम करें तो सबसे साफ इंदौर है, सबसे गंदा गोंडा है। अब इंदौर के लिए अलग बात होगी, गोंडा के लिए अलग बात होगी, यानी कि वहाँ पे रीजनल एस्पेक्ट भी लेने की आवश्यकता है, रीजनल एस्पेक्ट से देखने की आवश्यकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर केंद्रीय और क्षेत्रीय योजना की बात भी की गई। फिर से बात कर रहा हूँ, प्लानिंग कमीशन जो था वो रूसी मॉडल पर आधारित था, नीति आयोग जो है वो भारतीय मॉडल पर आधारित है। प्लानिंग कमीशन में सेंट्रल का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था, यहाँ पर सेंट्रल के साथ साथ रीजनल इन्वॉल्वमेंट भी शुरू हो गया। यहाँ पर अनुमोदन यानी अप्रूवल जो थी वो एनडीसी करती थी, यहाँ पे नीति आयोग खुद से अप्रूवल करती है, क्योंकि उसको अलग प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं। गवर्निंग काउंसिल में सारे स्टेट्स के भी लोग हैं, प्रधानमंत्री खुद बैठा हुआ है, मेंबर्स खुद बैठे हुए हैं, फुल टाइम मेंबर्स बैठे हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स बैठे हैं, तो फिर उसको अलग जगह जाने की या किसी और प्लेटफॉर्म पे अप्रूवल लेने की आवश्यकता है क्या? तो अप्रूवल खुद नीति करती है। सरकार की भूमिका यहाँ पर ज़्यादा होगी। यहाँ पर कहा गया जब तक सरकार से संभलेगा सरकार संभालेगी, सरकार नहीं संभाल पाती है तो वहाँ पर निजी क्षेत्र को भी दे करके काम करवाएगी। काम रुकना नहीं चाहिए, यानी कि डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पहले ही मैंने कह दिया था कि किसी तरीके से विकास को बढ़ाना है, तेजी से लॉन्च करना है। योजना यहाँ पर सेंट्रलाइज होगी, यहाँ पर योजना सेंट्रलाइज भी हो सकती है और रीजनल भी हो सकती है। तो ये डिफरेंसेस आपके निकल करके आ गया प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। हम लोगों ने बेसिक इन्फो पढ़ लिया नीति के बारे में, हम लोगों ने फंक्शन ऑफ नीति पढ़ लिया, हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ नीति पढ़ लिया, हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड नीति भी पढ़ लिया। यानी कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर नीति आयोग से पूछा जाएगा तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जिसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके की वीडियो और भी आपके बीच में मैं लाता रहूँगा, आगे इसको कंटिन्यू लगातार करूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, आपका खुद का फ़ायदा है सब्सक्राइब करने में। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कवर करने की बात मैं कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है कमेंट बॉक्स में आइए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हैं तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी बात को रखिए, बात मेरे यहाँ तक पहुँच जाएगी और जल्द ही वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगा। इसी तरीके से हमारा साथ देते रहिए। हमारा साथ हमेशा देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।